ये है वॉरिक फ्लाइट 967 और बाकी किसी भी ऑर्डिनरी फ्लाइट की तरह इसने भी एयरपोर्ट से एक नॉर्मल टेक ऑफ किया था। लेकिन अगले कुछ ही घंटों में इस प्लेन के साथ एक ऐसा खतरनाक इंसिडेंट होने वाला था जो इतिहास के पन्नों में किसी स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा जाएगा। 30 जनवरी 1979 लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात का समय था। वॉरिक फ्लाइट 967 एक शानदार बोइंग 707 विमान अपने सफर के लिए तैयार था। उस जमाने में इन विमानों को आकाश की रानी कहा जाता था और ये नाम उन पर सचमुच जंचता था। विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर था PPVLU। रात के 8:23 पर विमान ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो के लिए उड़ान भरी। इस विमान में कुल 165 लोग सवार थे, जिनमें 153 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। यात्री भी अलग अलग सपनों और मकसदों के साथ सफर कर रहे थे। कोई जापानी ब्राजीलियन परिवार छुट्टियों के बाद घर लौट रहा था, कोई व्यापारी अपनी अगली डील के लिए जा रहा था, तो कोई डॉक्टर अपने परिवार से मिलने को बेताब था। विमान को उड़ा रहे थे कैप्टन गिलबर्टो अरूजो द सिल्वा, एक लेजेंड जिन्हें 23,000 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। कमाल की बात तो यह है कि वो 1973 में पेरिस के पास हुए एक और प्लेन क्रैश वॉरिक फ्लाइट 820 से भी जिंदा बचकर लौटे थे। उनके साथ ट्रेनिंग पर थे को पायलट अर्नी पेटोमिलियस। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था और विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ परफेक्ट था, इतना परफेक्ट कि किसी ने आने वाले तूफान की कल्पना भी नहीं की थी। उड़ान को 3 घंटे बीत चुके थे। विमान मेक्सिको और पनामा को पार कर चुका था। कैप्टन गिलबर्टो ने पास के ATC से संपर्क किया। उनकी आवाज में पूरा आत्मविश्वास था। उन्होंने बताया, सब कुछ सामान्य है, हम अपने रास्ते पर हैं। ATC से मंजूरी मिलने के बाद विमान आगे अमेज़न के विशाल और अंतहीन जंगल के ऊपर से गुजरने लगा। नीचे सिर्फ काले घने पेड़ों का एक समंदर था। यात्रियों में से ज्यादातर सो रहे थे। कुछ केबिन क्रू भी दी हुई ड्रिंक्स का मजा ले रहे थे और बच्चे अपनी मां की गोद में सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी शांत पल थे। उड़ान के 7 घंटे 20 मिनट बीत चुके थे और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। रात के अंधेरे में अमेज़न के ऊपर मौसम ने अचानक करवट ली। एक भयानक मैग्नेटिक स्टॉर्म ने विमान के नेविगेशन सिस्टम को जाम कर दिया। कंपास और IS गलत दिशा दिखाने लगे। इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाते, एक जोरदार आसमानी बिजली विमान के पास गिरी और रेडियो ट्रांसमीटर जल गया। अब वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। भयानक टर्बुलेंस के कारण विमान के पंख के एक फ्यूल टैंक में दरार आ गई और धीरे धीरे तेल रिसने लगा, जिसका किसी को पता नहीं चला। भोर के 3:40 पर अचानक विमान के 4 में से 3 इंजन एक एक करके बंद हो गए। कैबिन की सारी लाइटें बुझ गई और गहरा अंधेरा छा गया। विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। सो रहे यात्री चीखते चिल्लाते हुए उठे। चारों तरफ अफरा तफरी और मौत का डर साफ नजर आ रहा था। 3:42 पर कैप्टन गिलबर्टो की शांत लेकिन गंभीर आवाज गूंजी, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, हम नीचे उतर रहे हैं। उन्होंने नीचे देखा, लेकिन उन्हें सिर्फ काला अंधेरा ही नजर आया। वो समझ नहीं पाए कि नीचे जमीन नहीं बल्कि मौत के पेड़ों का जंगल है। ठीक 3:45 पर विमान पहले अमेज़न के विशाल रेनात्री के ऊपरी हिस्सों से टकराया। पेड़ों की मोटी मोटी डालियों ने कुशन का काम किया। विमान की रफ्तार कम हो गई और वो सीधे जमीन पर गिरने के बजाय पेड़ों पर फिसलते हुए नीचे गिरा। इस टक्कर में विमान के दोनों पंख टूटकर अलग हो गए और उसकी बॉडी 3 टुकड़ों में बट गई। फ्यूल टैंक लगभग खाली होने की वजह से विमान में आग नहीं लगी और यही वो चमत्कार था जिसने कई लोगों को जलकर मरने से बचा लिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा, अंधेरा और घायलों की चीखें थी। दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं था। सुबह के 3:50 पर विमान पूरी तरह शांत हो चुका था। जैसा कि आप वीडियो के मैप में देख पा रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहां प्लेन क्रैश हुआ था। यहां से सबसे नजदीकी मानव बस्ती भी 800 किलोमीटर दूर थी, जिसे जावरी वैली की गहराई कहते हैं। ये पृथ्वी के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है। यहां से बचकर निकलने का मतलब था अमेज़न के जानलेवा जानवरों, जहरीले कीड़े मकोड़ों, दलदल और अंतहीन नदियों को पार करना, जिसमें महीनों शायद सालों लग जाते। धीरे धीरे सूरज आसमान में ऊपर आया और जंगल में रोशनी फैली। उस रोशनी ने जो मंजर दिखाया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। लेकिन एक और चमत्कार हुआ। 165 लोगों में से 118 लोग अभी भी जिंदा थे। उन्होंने सबसे पहले मृतकों को इकट्ठा किया और उन्हें वहीं मिट्टी में दफना दिया। कैप्टन गिलबर्टो भी जिंदा थे। उन्होंने बचे हुए लोगों को हिम्मत दी और कहा कि हम यहां से जरूर निकलेंगे। उन्होंने सूरज की दिशा से एक घड़ी बनाने की कोशिश की ताकि वो एक दिशा में चल सके। लेकिन कुछ लोगों ने सलाह दी कि हमें यहीं रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए।
वोटिंग हुई और ज्यादातर लोगों ने वहीं रुकने का फैसला किया। दोस्तों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह फंसे हैं जहां न खाना है, न साफ पानी, और चारों तरफ पृथ्वी का सबसे खतरनाक जंगल। आपके आसपास घायल लोग हैं और आपको नहीं पता कि कल का सूरज आप देख भी पाएंगे या नहीं। अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? क्या आप वहीं रुककर इंतजार करते या वहां से निकलने का रिस्क लेते? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अभी तक दिल को छू रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी सच्ची कहानियां ला सकूं। अमेज़न में जिंदा रहना किसी जंग से कम नहीं था। जिम्मेदारी लेने के लिए कैप्टन गिलबर्टो और एक यात्री डॉक्टर रिकार्डो आगे आए। उन्होंने बचे हुए 118 लोगों को 3 टीमों में बांटा। पहली टीम लकड़ी इकट्ठा करेगी, दूसरी टीम घायलों का इलाज करेगी और तीसरी टीम भोजन और पानी की तलाश करेगी। विमान का ब्लैक बॉक्स और ELT पूरी तरह डेड हो चुके थे। यात्रियों ने विमान के टुकड़ों से जमीन पर SOS लिखा, लेकिन 100 फीट ऊंचे पेड़ों की छतरी के कारण उसे आसमान से देखना नामुमकिन था। प्यास से बेहाल कई लोगों ने नदी का पानी पी लिया, जो जहरीले परजीवियों से भरा था। 24 घंटे के अंदर ही वे सब डायरिया और उल्टी से बीमार पड़ गए। पहली मौतें चोट से नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शन से हुई। रात होते ही उन्हें अमेज़न के असली दुश्मन का पता चला। वो जगुआर नहीं बल्कि मच्छर और जहरीली चींटियां थीं। बुलेट एंट के एक डंक का दर्द गोली लगने जैसा होता है। मच्छरों के काटने से कई लोगों के शरीर सूज गए। उनके पास कोई कीटनाशक नहीं था। विमान में बचा हुआ खाना 118 लोगों के लिए सिर्फ 3 दिन का था। उन्होंने फैसला किया कि हर कोई दिन में सिर्फ 1 बिस्किट और 1 घूंट पानी पिएगा। बाहरी दुनिया में ब्राजीलियन एयरफोर्स ने एक बड़ा सर्च और ऑपरेशन चलाया। उन्होंने हफ्तों तक अमेज़न के एक बड़े हिस्से को छाना, लेकिन उन्हें विमान का कोई सुराग नहीं मिला। विमान अपने रास्ते से इतना भटक गया था कि वो गलत जगह पर खोज रहे थे। 7 दिनों के बाद भारी मन से सरकार ने खोज अभियान बंद कर दिया और मान लिया कि विमान समेत सभी यात्री मारे जा चुके हैं। लेकिन जंगल में फंसे लोगों को ये बात पता नहीं थी। वे हर रोज आसमान की तरफ देखते, किसी भी विमान की आवाज पर चिल्लाते, लेकिन वो शायद 300 फीट ऊपर से गुजरने वाली कोई दूसरी फ्लाइट होती। जब खाना खत्म हो गया तो उन्हें जंगल से भोजन खोजना पड़ा। एक यात्री ने एक अनजाना फल खा लिया और तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद उन्होंने सिर्फ वही चीजें खाने का फैसला किया जो पक्षी या बंदर खाते थे। जंगल की नमी में छोटे छोटे घाव भी सड़ने लगे थे। डॉक्टर रिकार्डो को बिना चलने लगा हूं और वो जंगल में चला गया। वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। इस घटना ने सबका मनोबल तोड़ दिया। दल टूटने लगा और कुछ लोग अपना ग्रुप बनाकर जंगल में निकल गए। वे कभी नहीं मिले। अब विमान के पास सिर्फ 65 लोग बचे थे। जो 65 लोग रुके थे, उन्होंने तय कर लिया कि अब यहां से निकलना मुमकिन नहीं, यहीं जिंदा रहना होगा। उन्होंने विमान की बैटरी और तारों से आग जलाने का तरीका खोज लिया था, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कैप्टन ने समझाया कि अगर हम यहां से गए तो मारे जाएंगे, लेकिन अगर एक साथ रहे तो कोई हमें मार नहीं पाएगा। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। उन्होंने विमान की एल्यूमिनियम शीट को उखाड़कर पेड़ों के ऊपर मचान बनाए, ताकि वे जमीन के सांपों और जानवरों से बच सकें। उन्होंने विमान के टूटे हिस्सों को घिस घिस कर धारदार हथियार और कुल्हाड़ी बनाई। वे आसपास के पेड़ काटने लगे ताकि एक खुली जगह बन सके और अगर कोई विमान ऊपर से गुजरे तो धुएं का सिग्नल दिया जा सके। अब वे फल नहीं बल्कि भाला बनाकर मछली पकड़ने लगे और जाल बिछाकर छोटे जानवरों का शिकार करने लगे। 120 दिन बीत गए। उनके कपड़े फट चुके थे। वे विमान के सीट कवर और जानवरों की खाल से अपना शरीर ढक रहे थे। उनके जूते फट चुके थे और पैरों के तलवे सख्त हो चुके थे। मलेरिया और डेंगू महामारी की तरह फैल गया। 1 साल के अंदर ही उनकी संख्या घटकर 50 रह गई थी। देखते देखते 300 दिन बीत गए। उनकी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगी थी, लेकिन कैप्टन अभी भी सबको हौसला दे रहे थे। पर तभी अमेज़न ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। भारी बारिश के कारण जंगल में बाढ़ आ गई। धीरे धीरे पानी जमीन से ऊपर उठने लगा। कैप्टन समझ गए कि अब सब कुछ डूब जाएगा। उन्होंने फौरन पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर मचान बनाने के आदेश दिए। नीचे पानी में सैकड़ों मगरमच्छ तैर रहे थे। बाढ़ में उनकी आग भी बुझ गई। 327वें दिन तक पेड़ों के तने तक पानी चढ़ चुका था। बचे हुए 40 लोग पेड़ों की डालियों पर छोटी छोटी छावनियां बनाकर रह रहे थे। खाने की कमी और लगातार डर के कारण लोगों में मतभेद होने लगे। कुछ लोग पागल होने लगे और कुछ ने पेड़ों से कूदकर अपनी जान दे दी। कैप्टन पर से लोगों का भरोसा उठने लगा, क्योंकि 350 दिन हो गए थे और उन्हें बचाने कोई नहीं आया था। जब खाने के सारे स्रोत खत्म हो गए तो कैप्टन ने एक दिल दहला देने वाला फैसला किया। उन्होंने कहा, हमें मगरमच्छ का शिकार करना होगा, लेकिन मगरमच्छ को बाहर निकालने के लिए चारे की जरूरत थी। कैप्टन ने कहा, मैं चारा बनूंगा।
वो पानी के किनारे जाकर खड़े हो गए और जैसे ही एक विशाल मगरमच्छ ने उन पर हमला किया, बाकी लोगों ने अपने भालों से उस पर वार कर दिया। उन्होंने मगरमच्छ को तो मार दिया, लेकिन इस हमले में कैप्टन गिलबर्टो बुरी तरह घायल हो गए और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। अपने लीडर को खोने का गम बहुत बड़ा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्होंने उसी मगरमच्छ को खाया। कैप्टन की मौत के बाद लोगों को लगा कि अब सब खत्म हो गया। 375 दिनों में 165 में से अब सिर्फ 35 लोग जिंदा बचे थे। वे अब किसी जंगली इंसान की तरह दिखते थे। 400 दिन बीत गए। अचानक बाढ़ का पानी कम होने लगा। कुछ ही दिनों में जमीन फिर से सूख गई। वे अपनी पुरानी जगह पर लौट आए। कैप्टन की मौत के बाद एक लड़की जिसका नाम ऐना था, अब उनकी लीडर बनी। उसने कहा, बैठे रहने से भी मौत निश्चित है, अब हमें चलना होगा। या तो हम मरेंगे या फिर सभ्यता को ढूंढ लेंगे। 35 में से 15 लोग इतने बीमार थे कि चल नहीं सकते थे। बाकी 20 लोगों ने फैसला किया कि वे सूर्य उगने की दिशा पूर्व की ओर सोलर माइग्रेशन चलेंगे। ये एक बहुत ही दर्दनाक विदाई थी। जो पीछे रह गए वे जान